हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज के वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो वीडियो है इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी हु इज़ हैविंग बिजनेस लॉ एज पार्ट ऑफ देयर सिलेबस। सीए, सीएस, सीएमए, कोई भी और लॉ रिलेटेड अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो जहाँ पर बिजनेस लॉ आपके सिलेबस के एग्जाम के सिलेबस का पार्ट है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। So now we come to the topic of incorporation of company. कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने का क्या मतलब है? कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने से हम मीन करते हैं कि जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास कोई लोग हैं जो अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, वो जब एप्लीकेशन देते हैं और उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा और कंपनी लीगली फॉर्म्ड हो जाता है, कंपनी लीगली बन जाता है, उसको हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। तो ये तो बहुत लेमैन डेफिनेशन था। अब कंपनी एक्ट बताता है कि इनकॉर्पोरेशन करवाना कैसे है। ओके, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखते हैं कि इनकॉर्पोरेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं। तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन के लिए कौन से लोग चाहिए? प्रमोटर्स चाहिए। प्रमोटर्स के बिना इनकॉर्पोरेशन पॉसिबल नहीं है। अब ये प्रमोटर्स कौन है? ये प्रमोटर्स वो लोग हैं जो इनिशियली जिनका कॉन्सेप्ट था कंपनी को बनाने का, या जो साथ में आकर मिलकर एक कंपनी शुरू करना चाहते हैं और जो कंपनी के लिए इनिशियल सब कुछ इंतजाम करता है। इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, कंपनी को बिल्कुल जीरो से बेस लेवल से स्टार्ट करने के लिए जितनी चीजें चाहिए वो सब कुछ इकट्ठा करना, तैयार करना, किनका काम है? प्रमोटर्स का काम है। और यही वो एक्चुअल लोग हैं जो कंपनी को बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ऑब्वियसली जो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसेस है वो भी प्रमोटर्स ही करते हैं। इसके बाद हमें पता है कि पब्लिक कंपनी है तो फॉर्मेशन के टाइम पर एटलीस्ट 7 या मोर पर्सन होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी है तो 2 या मोर होना चाहिए और ओपीसी है तो सिंगल पर्सन भी फॉर्म कर सकता है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए? तो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। अब ये दोनों क्या चीजें हैं ये हम आगे अभी डिटेल में देखेंगे इनको। इसके बाद बहुत सारे डिक्लेरेशंस देने होते हैं। मतलब आप ऐसा समझ लो कि जैसे आप एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करते हो वैसा ही ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसमें कंपनी का सारा डिटेल, नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, जो लोग उस टाइम पर मेंबर्स बन रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बन रहे हैं, उनका पूरा नाम, एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारी चीजें कंपनी से रिलेटेड सारे डिटेल्स उस फॉर्म में फिल करके उसको एप्लीकेशन देना होता है। अब इसके बाद क्या होता है, सारे जो डिटेल्स हैं कंपनी के ये रजिस्ट्रार को मिल गए। रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन जब मिला तो जितने भी डिटेल्स चाहिए जो भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से और कंपनीज रूल के हिसाब से मैंडेटरी है, वो प्रमोटर्स वो सारे कॉलम्स फिलअप करके वो सारे इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देंगे। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स तो मिल गया रजिस्ट्रार को। अब रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा कि सब कुछ सही है या नहीं, कंपनी बनाने के लिए सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। अब अगर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं तो कंपनी को रजिस्टर करने के बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रार का जो रजिस्टर होता है कंपनीज का, वहां पर उस कंपनी का नाम रजिस्टर हो जाएगा, मतलब उसको मेंशन कर लिया जाएगा और उसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को दिया जाएगा। और ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो वैलिडली कंपनीज एक्ट के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हो गया है। इसके बाद एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा कंपनी को, जो कि हर कंपनी का यूनिक नंबर होता है, जैसे आपका आधार नंबर होता है, पैन कार्ड का नंबर होता है, उसी तरीके से। फिर इसके बाद ये भी कंपलसरी है कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कि एप्लीकेशन के साथ में दिया गया था, वो सारा इंफॉर्मेशन, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब जहां से कंपनी प्राइमरी प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां से कंपनी बिजनेस करेगी, उस ऑफिस में वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होने चाहिए, उनका जेरोक्स कॉपी नहीं। अब कुछ ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं जहां पर जो रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया था इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, अभी हमने देखा कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो उस डॉक्यूमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया या फिर जो फॉर्म फिलअप करने में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया, उसमें से अगर कोई इंफॉर्मेशन फॉल्स है, वो गलत है,
सही इंफॉर्मेशन नहीं है, तब क्या होगा? तो इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में जब रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा है, उस टाइम पर अगर ये पता चल गया कि फॉल्स इंफॉर्मेशन है, तो कंपनी को बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होते हैं, और फ्रॉड के लिए कंपनी जो है वो सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट में लायबल हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम पे इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस चल रहा था, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा था, सब चीज़ें सही लगी, उस टाइम पे जो फॉल्स इंफॉर्मेशन था उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया रजिस्ट्रार ऑफिस, तब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई। अब इनकॉर्पोरेशन के बाद ऐसा पता चला रजिस्ट्रार को कि कंपनी ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन देकर, कुछ फ्रॉड इंफॉर्मेशन देकर इनकॉर्पोरेशन करवा लिया है, तब क्या होगा? तो यहां पर प्रमोटर्स इंडिविजुअली लायबल हो जाएंगे, डायरेक्टर्स भी लायबल होंगे कंपनी के, सबके अगेंस्ट में केस फाइल किया जा सकता है, और मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर इनके ऊपर सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज दोनों अप्लाइड हो जाएगा। अब अगर फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन देकर या फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर इनकॉर्पोरेशन करवाए कंपनी ने, तो जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ट्रिब्यूनल किसको बोलते हैं। तो एक तो होता है कोर्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में, अगर आप CA CS स्टूडेंट्स हो, CMA के स्टूडेंट हो, तो आपने अपने फर्स्ट चैप्टर में पूरे जुडिशरी का सिस्टम पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें हम ट्रिब्यूनल को कहाँ पर फिट करते हैं? तो ट्रिब्यूनल है जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर के लिए, अब जैसे कंपनी है तो कंपनी के लिए स्पेसिफिकली जो कोड बनाया जाएगा वो है ट्रिब्यूनल। यहाँ पर सिर्फ कंपनी से रिलेटेड जो मैटर्स है, कंपनी से रिलेटेड जो केस है, वहीं पे उसको सुना जाएगा और उसका जजमेंट दिया जाएगा, ठीक है। और कोई ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जगह पे ट्रिब्यूनल फंक्शन करता है, लेकिन ट्रिब्यूनल जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए बना है वो सिर्फ उससे रिलेटेड केसेस को ही सुनता है। तो यहाँ पर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अगर गलत इंफॉर्मेशन देकर इनकॉर्पोरेशन करवाया गया है, तो उस टाइम पर कंपनी के मैनेजमेंट में इंटरवीन कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स को चेंज करवा सकता है, कंपनी की लाइबिलिटी को लिमिटेड लाइबिलिटी से अनलिमिटेड लाइबिलिटी में टर्न करवा सकता है, वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग शुरुआत करवा सकता है। तो जो भी सूटेबल पनिशमेंट है कंपनी और उसके अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनकी लाइबिलिटी को फिक्स करने के लिए, वो सारे ऑर्डर्स कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल दे सकता है इस सिचुएशन में। तो फ्रॉड करके कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना या गलत इंफॉर्मेशन देके कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना एक बहुत बड़ा ऑफेंस है, जिसके लिए कंपनी को बहुत बड़े बड़े और बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। अब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने का जो पूरा प्रोसेस है उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है, और इसको हम कहते हैं सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन, स्पाइस, ठीक है। जिससे कि लोगों को कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने में आसानी हो, सारे इंफॉर्मेशन वो ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑनलाइन ही सारे इंफॉर्मेशन को पा भी सकते हैं, और साथ ही उनको ऑफिसेज में जाकर चक्कर लगाने का, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के आगे पीछे घूमने का, इन सारे चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, उनका टाइम वेस्ट ना हो, और कंपनी को स्टैब्लिश करने का प्रोसीजर जो है वो इजी हो जाए, क्विक हो जाए, स्ट्रीमलाइंड और ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसके लिए इस स्पाइस को इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने। नाउ वी कम टू इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले जो कंपनी है, जो नाम दिया गया है कंपनी को, अब वो एक लीगल पर्सन बन जाता है। जो हमें पता है कि कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और उसकी अपनी लीगल आइडेंटिटी है। The company can be sued in its own name and the company can sue other people. कंपनी का अपना बिजनेस होगा, अपनी प्रॉपर्टी होगी, उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज अपनी होगी, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। तो इसको हम लीगल पर्सन का स्टेटस कह रहे हैं। इसके बाद सेकेंडली, कंपनीज एक्ट में एक कंपनी जो भी कर सकता है लीगली, वो सारी चीजें अब कंपनी का राइट्स बन जाएगा इनकॉर्पोरेशन के बाद। जब तक वो वाइंड अप ना हो जाए, उसका डिसोल्यूशन प्रोसेस ना हो जाए, तब तक वो कंपनी वो सारी चीजें कर सकती है जो कि कंपनीज एक्ट उसको अलाउ करता है। इसके बाद से जिस मेमोरेंडम और आर्टिकल को रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिया गया था, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में सबमिट किया गया था, उसी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को फॉलो करके
कंपनी के बिजनेस को चलाना होगा। फिर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अलॉट होता है। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर क्या है? एक यूनिक आइडेंटिटी है कंपनी की। जैसे हमारे लिए हमारा आधार नंबर हमारी यूनिक आइडेंटिटी है, वैसे ही CIN जो है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, वो हर कंपनी के लिए यूनिक आइडेंटिटी है। उससे कंपनी को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कंपनी के लिए जो प्रोसीजर होगा, वहां पर उस कंपनी को आइडेंटिफाई करना, ट्रैक करना इस CIN नंबर के थ्रू इजी हो जाता है। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, वो इस बात का सबूत है, एविडेंस है कि इस कंपनी को जिसका नाम उस पर लिखा हुआ है वो एक लीगली वैलिड तरीके से इनकॉर्पोरेट किया हुआ कॉर्पोरेशन है। ठीक है, और वो कंपनीज एक्ट के अंदर सारे लीगल काम करते हुए वैलिडली अपने बिजनेस को इंडिया में चला सकता है। सो हियर यू कैन सी हाउ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लुक्स लाइक। ये इन्फोसिस का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ओके। सो दूसरी कंपनीज का भी आप ऑनलाइन देख सकते हो, आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन को बताते हैं और उसके डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला केस है हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस SS झुंझुनवाला। इस केस में क्या हुआ था? ये केस इन्वॉल्व करता है एक डिस्प्यूट रिगार्डिंग लीगल स्टेटस ऑफ अ कंपनी आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी की लीगल स्टेटस क्या है? तो इसके जजमेंट में कोर्ट ने कहा था कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपनी का, तो कंपनी क्या क्या बन जाता है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है। इट एम्फेसाइज बाइंडिंग नेचर ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल, और जिस आर्टिकल और मेमोरेंडम से उसको इनकॉर्पोरेट करवाया गया है उसको ही फॉलो करके कंपनी अपने बिजनेस को कर सकती है। और ये क्या है? जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हैं वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट है बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर, क्योंकि कंपनी खुद में एक आइडेंटिटी है और उसके मेंबर्स अलग हैं। तो कंपनी और मेंबर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो अग्रीमेंट है, वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स है। नेक्स्ट केस है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। इस केस में क्या हुआ था कि क्या एक कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इस चीज को क्वेश्चन किया गया था। तो कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद कंपनी जो है वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी बन जाता है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, और उसके पास वो सारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज है जो कि कंपनीज एक्ट उसको अलाउ करता है। थर्ड केस है स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस CWT मद्रास। इस केस में कॉर्पोरेट कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी फॉलोइंग इट्स एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन अनदर कंपनी, उसको क्वेश्चन किया गया था। जब कंपनी दूसरे कंपनी में शेयर्स अक्वायर कर रही है तो उस टाइम पे कॉर्पोरेट कैरेक्टर कैसा होता है, इस चीज को क्वेश्चन किया गया था। तो कोर्ट ने क्लैरिफाई किया दैट परचेज ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी डज नॉट एलिमिनेट्स इट कॉर्पोरेट स्टेटस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेयर्स खरीदने की वजह से उसका जो कॉर्पोरेट स्टेटस है, उसका जो अपना ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी है सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, वो चेंज हो जाता है। It reaffirmed the principle that each registered company maintains its separate juristic identity even if it acquires control over another company. तो कोई भी कंपनी किसी में भी शेयर खरीदे या किसी का शेयर किसी ने खरीद लिया, दोनों कंपनीज की अपनी अपनी जो आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जो उसके इनकॉर्पोरेशन की वजह से उसको मिली है, वो मेंटेन्ड होगी। वो सेपरेट ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी दोनों के दोनों कंपनीज ही होंगी। नेक्स्ट है हेवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में द स्टेटस ऑफ अ कंपनी डिस्पाइट फुल ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, उसको डिटरमाइन किया गया था बाय द कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा दैट इवन इफ अ कंपनीज इंटायर शेयर कैपिटल इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, इट रिमेन्स अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। ठीक है, वो गवर्नमेंट नहीं बन जाता है, वो एक सेपरेट उसका लीगल एंटिटी है, वो खुद में एक ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी है। इट emphasized that such ownership does not transfer the company into agent of the government or its president। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी के सारे शेयर्स ओन करती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गवर्नमेंट का एजेंट बन जाता है। कंपनी खुद में एक सेपरेट ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी है बिकॉज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। इस चीज को इस केस में बहुत अच्छे से कोर्ट ने क्लियर किया था। अब कंपनी में कितने टाइप के कैपिटल्स होते हैं उनको जानते हैं ब्रीफली। तो पहला है नॉमिनल या ऑथराइज का कैपिटल। सेक्शन 28 ऑफ कंपनीज एक्ट इसको डिफाइन करता है। ये क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑथराइज बाय द कंपनीज मेमोरेंडम। कंपनी का मेमोरेंडम कितना अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल उसको अलाउ करता है,
वो उसका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, या उसको नॉमिनल शेयर कैपिटल भी कहते हैं। रिप्रेजेंटिंग द सीलिंग ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू शेयर इशूएंस, मतलब मैक्सिमम अमाउंट हम लोग इसको कह सकते हैं, मैक्सिमम कैपिटल कितना परमिटेड है उस कंपनी के लिए अकॉर्डिंग टू इट्स मेमोरेंडम, उसको हम ऑथराइज कैपिटल कह रहे हैं। इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 250 में। द पोर्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल दैट द कंपनी ऑफर्स फॉर सब्सक्रिप्शन, ऑथराइज कैपिटल में से जितना कैपिटल इशू किया गया है लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, उसको इशूड कैपिटल कह रहे हैं। और ये इंक्लूड करता है शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, कैश के अलावा भी किसी कंसिडरेशन पे शेयर्स को ऑफर किया गया है फॉर सब्सक्रिप्शन, तो वो भी इशूड कैपिटल के अंदर आता है। इसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल किसको कह रहे हैं? सब्सक्राइब कैपिटल को डिफाइन किया गया है सेक्शन 286 में, कंपनीज एक्ट में। पोर्शन ऑफ कैपिटल करेंटली सब्सक्राइब्ड बाय कंपनी मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स ने कितना पोर्शन, जो टोटल ऑथराइज कैपिटल है उसका कितना पोर्शन सब्सक्राइब करके रखा है, उसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल कह रहे हैं। रिप्रेजेंट्स द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स टेकन अप बाय द public required to be stated alongside authorized capital and official communications. कॉल्ड अप कैपिटल किसको कहते हैं? इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 215 में। पोर्शन ऑफ कैपिटल दैट शेयर होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू पे, जितना शेयर होल्डर्स से पैसे मांगे गए हैं जितने अमाउंट तक, उसको कॉल्ड अप कैपिटल कह रहे हैं। पेड अप कैपिटल किसको कह रहे हैं? रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट एक्चुअली पेड और क्रेडिटेड एज पेड ऑन इशूड शेयर। तो जो इशूड शेयर्स जो इशू किया गया था उस पे जितने पैसे ऑलरेडी पे हो गए हैं उसको पेड अप कह रहे हैं, और जितने पैसे मांगे गए शेयर होल्डर से शेयर्स के ऊपर उसको कॉल्ड अप कैपिटल कह रहे हैं। कैलकुलेटेड एज कॉल्ड अप कैपिटल माइनस एनी कॉल्स इन अरियर्स रिफ्लेक्ट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर टुवर्ड्स द कंपनीज ऑपरेशन। ओके, सो ये कुछ सिर्फ बेसिक एस्पेक्ट है कितने टाइप्स के कैपिटल्स होते हैं कंपनी लॉ के अंदर। अब हमने जैसे टाइप्स ऑफ कैपिटल्स को समझा ब्रीफली, वैसे ही शेयर्स को भी समझते हैं। तो पहले शेयर्स क्या है, इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 284 में। रिप्रेजेंट्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक। ठीक है, तो शेयर जो टोटल शेयर कैपिटल है कंपनी का उसको रिप्रेजेंट करता है, स्टॉक इंक्लूड भी करता है। शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट पेड अपॉन द शेयर, और जितना अमाउंट शेयर होल्डर्स ने पे किया हुआ है शेयर पे, उससे हम शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को डिटरमाइन करते हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन प्रेस्क्राइब बाय द कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन शेयर होल्डर्स की क्या है, कौन उसको प्रेस्क्राइब करता है, वो सारी चीजें मिलती हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल में। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल आई कैन अंडरस्टैंड, अभी जिन लोगों ने पहले बार अगर आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, बट नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वहां पर वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल मेमोरेंडम क्या है, आर्टिकल क्या है, और वो किस तरीके से कंपनी के काम आता है। शेयर्स क्या है? शेयर्स जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल एज पर कंपनीज आर्टिकल्स। तो इसका डिटेल तो कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वहां मेंटेन होगा, लेकिन शेयर्स है क्या, अगर लीगली हम देखें तो उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं। ईच शेयर मस्ट बी डिस्टिंग्विश बाय अ डिस्टिंक्टिव नंबर, और हर शेयर का अपना एक नंबर होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो शेयर वही है जिसको हम ये कह रहे हैं कि उसको पब्लिक को जो पार्ट ऑफ कैपिटल दिया जा रहा है कि इसको आप सब्सक्राइब करिए, वो है शेयर। और टोटल जितना इशूड कैपिटल है उसको इंडिविजुअली डिवाइड किया जाएगा, एक शेयर ऑफ लेट्स से 10 रुपीज अमाउंट, तो वो हो गया एक शेयर उस कंपनी का। ये केस इंपॉर्टेंट है, बोल्डलैंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी। यहां पर कोर्ट ने कहा था दैट शेयर क्या है? शेयर इज एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय सम ऑफ मनी कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस राइट्स कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। शेयर क्या है? अगर हम जैसे अभी मैंने आपको शेयर बताया, एक शेयर का नंबर, लेट्स से शेयर नंबर 1 वैल्यू कितना है? 10 रुपीज। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो शेयर खरीदने वाला जो शेयर होल्डर होगा उसका कंपनी में कितने रुपीस तक का इंटरेस्ट डिटरमाइन होगा? 10 रुपीज के वैल्यू का उसका इंटरेस्ट डिटरमाइन हो रहा है, राइट? अब शेयर का जैसे जैसे भाव बढ़ता है मार्केट के हिसाब से, वो 10 रुपीज का वैल्यू, इन एक शेयर का वैल्यू जो पहले 10 रुपीज था वो इंक्रीज करते जाता है। अगर लॉस हो रहा है तो वो डिक्रीज भी कर सकता है। तो इसीलिए शेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पर्सन, एक शेयर होल्डर्स का, एक शेयर होल्डर का क्या इंटरेस्ट है, क्या राइट्स है कंपनी के अंदर।
ठीक है। और राइट्स शेयर होल्डर्स के कैसे डिटरमाइन होते हैं? बाय मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके। अब कंपनीज एक्ट के हिसाब से शेयर कैपिटल्स कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के शेयर कैपिटल को डिफाइन किया गया है सेक्शन 43 में। एक है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? इसमें वोटिंग राइट्स हो भी सकता है शेयर होल्डर्स के पास, नहीं भी हो सकता है। अब वोटिंग राइट्स की हम लोग कब बात कर रहे हैं? जब कंपनी में डिसीजन लेने का जो टाइम आता है। अभी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कंपनी लॉ के, कंपनी लॉ बहुत बड़ा है, बहुत डिटेल है, तो इसलिए आपको जो छोटी छोटी चीजें बस जाननी है, मैं अभी अपने आप को वहीं तक लिमिट कर रही हूँ, नहीं तो आपके लिए समझना इसको बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके। तो कंपनी में वोट करने का जो राइट्स है डिसीजन मेकिंग के टाइम पर, वो इक्विटी शेयर कैपिटल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। टाटा मोटर्स ने 2008 में इक्विटी शेयर्स इशू किया था विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, और इसका नाम था ए इक्विटी। In this issue, every 10 A equity shares carried only one voting right. ठीक है, 10 शेयर पे एक वोटिंग राइट था, बट वुड गेट 5% पॉइंट्स मोर डिविडेंड दैन द डिक्लेयर्ड ऑन ईच ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर्स से इक्विटी शेयर्स पे 5% ज्यादा डिविडेंड मिल रहा था। Other companies which have issued equity shares with differential voting rights, properly called DVRs, are Future Retail, Jain Irrigation among others. तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे कंपनीज इक्विटी शेयर्स इशू करती है। ठीक है, तो एक टाटा मोटर का एग्जाम्पल आपने देखा जो 2008 में इशू किया गया था, जहां पर 10 शेयर पे एक वोटिंग राइट था और डिविडेंड किस हिसाब से मिल रहा था? 5% ज्यादा मिल रहा था नॉर्मल शेयर से। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसको कह रहे हैं? होल्ड्स प्रेफरेंशियल राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड पेमेंट्स एंड कैपिटल रीपेमेंट। इनके पास जब भी हम लोग वाइंडिंग अप की बात करेंगे ना, या जब भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ भी पे कर रही है, अगर डिविडेंड पे करने का भी बात आ रहा है, तो सबसे पहले किसको पे किया जाएगा? जो जिस शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस इज दोनों में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में बस इतना ही है कि जो पर्सन भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है, उसको डिविडेंड पहले मिलेगा या कैपिटल रिपेयरमेंट के टाइम पर भी पैसा पहले उसको मिलेगा। अब जो कॉमन थिंग है अबाउट इक्विटी शेयर वो ये है कि सारे जो भी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी नहीं है, जो शेयर्स, उस सब को हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं। ओके, तो इक्विटी शेयर मोर जनरल है, प्रेफरेंस शेयर थोड़ा लोगों को शेयर होल्डर्स में प्रेफरेंशियल राइट्स देता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स होल्ड प्रेफरेंशियल राइट्स कंसर्निंग डिविडेंड पेमेंट्स एंड कैपिटल रिपेयरमेंट, ये मैंने अभी आपको यही बताया। और एक्सेप्शंस की बात हम करें अगर, तो सेक्शन 43 कहता है कि राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हु आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स बिफोर द एक्ट्स कमेंसमेंट। एक्ट्स कमेंट मतलब 2013 के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो राइट था अगर किसी भी कंपनी के अंदर अलग अलग, वो सेक्शन 43 से इफेक्ट नहीं होता है। और सेक्शन 43 जो है वो प्राइवेट कंपनीज पर अप्लाई नहीं होता है अगर उन्होंने अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल में ये मेंशन किया है कि सेक्शन 43 की वजह से उनके प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट इफेक्ट नहीं होंगे, तो उनके ऊपर सेक्शन 43 अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर, जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।